चलिए मान के चलते हैं कि आप एक फंड मैनेजर हैं और आपके पास एक महीने के अंदर में 1500 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा आता है आपके फंड हाउस के अंदर में, लेकिन आप उस पैसे को नए स्टॉक खरीदने में यूज नहीं करते हैं, आप उसको एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगता है कि पैसा तो बहुत सारा आ रहा है आपके फंड के अंदर, लेकिन आप नया स्टॉक पोर्टफोलियो में लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। यही चीज हुआ है राजीव ठक्कर के साथ। राजीव ठक्कर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर हैं। पिछले महीने के अंदर में यानी कि जुलाई महीने में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 1583 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला था। अब ये सारा का सारा पैसा राजीव ठक्कर नए स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करके पुराने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए। अब इसके वजह से एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है? क्या वो अब नए स्टॉक्स के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा? या राजीव ठक्कर जो फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर में एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है, इसीलिए वो सारे के सारे पैसे को कैश में होल्ड करना चाहते हैं या बड़े कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, हम इस पूरे पजल को सॉल्व करने वाले हैं। अब फ्रेश इनफ्लो का सिंपल मतलब होता है कि फंड हाउस के अंदर नया पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर्स खूब सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं और किसी फंड का अगर फंड साइज 1,48,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और उसके बावजूद भी अगर हर महीने 1500 करोड़ से ज्यादा पैसा आ रहा है उस फंड हाउस के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आमतौर पर बड़े फंड हाउस के अंदर ज्यादा लोग पैसा नहीं इन्वेस्ट करते क्योंकि उसका रिटर्न ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड के अंदर आज भी 1500 करोड़ से ज्यादा पैसा आ रहा है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है मार्केट के अंदर जिनका पूरा फंड साइज भी इतना नहीं है जितना इस म्यूचुअल फंड में एक महीने का इनफ्लो आ रहा है। अब जब भी इनफ्लो आता है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो फंड मैनेजर के पास दो ऑप्शन बचता है। पहला कि वो कोई नया स्टॉक खरीद ले उस पैसों से, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो सारा का सारा पैसा उठा के एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में एलोकेशन को बढ़ा दे। लेकिन यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला है पराग पारिक के अंदर। जुलाई महीने के अंदर में इस म्यूचुअल फंड ने कोई भी नए स्टॉक को ऐड नहीं किया है, मतलब पोर्टफोलियो में कोई भी नया बिजनेस ऐड नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंड मैनेजर कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स के एलोकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब अगर आप इस पूरे स्नैपशॉट को देखते हैं तो यहां पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पिछले महीने 1583 करोड़ का इनफ्लो आया हुआ है, जो कि हाईएस्ट इनफ्लो है फ्लेक्सी कैप के अंदर किसी भी एक म्यूचुअल फंड का। इसके अंदर आज के टाइम में 61 स्टॉक्स हैं, 52% होल्डिंग टॉप 10 स्टॉक्स की है, 12% का वेटेज कैश का है एंड 42% का इसका टर्नओवर रेशियो है। वहीं अगर बात करते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट किया गया है, तो डोमेस्टिक मार्केट में 64% पैसा लार्ज कैप में, 3% पैसा मिड कैप में एंड 4% पैसा स्मॉल कैप में एंड 11% पैसा ये ओवरसीज इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कितना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा है। जुलाई महीने में क्या चेंज हुआ है, जीरो एडेड एंड जीरो एग्जिटेड, मतलब कोई भी स्टॉक ऐड नहीं किया गया है और किसी भी स्टॉक को पोर्टफोलियो से बाहर नहीं किया गया है। वहीं पे अगर हम ओवरसीज होल्डिंग को देखते हैं तो अल्फाबेट में अप्रैल 2026 में 4.9% का वेटेज था, जुलाई में 4.3% का है, मतलब वेटेज कम किया गया है अल्फाबेट से। अमेजॉन में से लगभग बराबर का वेटेज है, 2.4% का वेटेज पहले भी था और अभी भी लगभग 2.4% का है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें 2% का वेटेज पहले था, अभी थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया गया है जुलाई महीने के अंदर में। मेटा की बात करें पहले लगभग 2.4% का वेटेज था, अभी घटा के 2.12% का कर दिया गया है। यानी कि अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 11.8% का वेटेज था अप्रैल 2026 में ओवरसीज इक्विटी में, अभी वो कम करके 11.06% कर दिया गया है। अब यहां से असली स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि राजीव ठक्कर को अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था तो उसने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में क्यों पैसा इन्वेस्ट किया? वो कैश के अंदर भी पैसा होल्ड कर सकते थे, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो आखिर में राजीव ठक्कर ने नए स्टॉक्स को अवॉइड क्यों किया? चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलिए आपके पास 20 बिजनेस है, मतलब कि 20 कंपनीज आपके पास, जिसमें से 5 कंपनीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कि जो आपको कंपनी पसंद आ रही है उनका वैल्यूएशन अभी के टाइम में उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है करंट प्राइस पे, इसीलिए आप उनके अंदर एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। पहला ऑप्शन है या तो आप छठवीं कंपनी को खोजना स्टार्ट करिए, दूसरा ऑप्शन है अपने एग्जिस्टिंग हाई कन्विक्शन बिजनेस में थोड़ा और पैसा लगाइए और बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। राजीव ठक्कर ने ब्रॉडली सेकंड अप्रोच को फॉलो किया है, मतलब पोर्टफोलियो में कुछ नया दिखाने के लिए नए स्टॉक को ऐड नहीं करना है। इससे आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की फिलॉसफी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। फंड का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हर महीने नए स्टॉक्स को ऐड करना है, फंड का ऑब्जेक्टिव ये है अच्छे बिजनेसेस को रीजनेबल वैल्यूएशन पे ओन करना है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि फंड हाउस के अंदर नया पैसा आ रहा है, पुराने स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन नए स्टॉक्स को खरीदा नहीं जा रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर ज्यादा
पैसा कैश में होल्ड कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि फंड मैनेजर के लिए कैश भी एक पोजीशन होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमें लगता है ना कि कैश का मतलब होता है कि पैसा इन्वेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैश का एक और मतलब होता है कि अभी प्राइस पसंद नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आने पर मेरे पास लमसम रेडी है। जब आप लमसम करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो लमसम कब करते हैं मार्केट में? जब रैली चल रहा होता है तब करते हैं, जब बुल रन चल रहा होता है तब करते हैं, जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट होता है तब करते हैं। ऐसा तो आप करते नहीं है। लमसम आप तब करते हैं जब मार्केट में एक बहुत बड़ा डिप आता है, बहुत बड़ा करेक्शन आता है, तब आप लमसम करने के बारे में सोचते हैं। वैसे ही फंड मैनेजर भी सोचता है। अभी ना वैल्यूएशन सही नहीं दिख रहा होता है फंड मैनेजर को, या बहुत बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा होता है कि आगे चल के अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसीलिए वो पैसा कैश में रखता है। आज के टाइम में लगभग 13 से लेकर 14% पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के पास कैश एलोकेशन है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बढ़िया कैश मैनेज करने वाला इकलौता म्यूचुअल फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। इससे बेटर कैश मैनेज पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी फंड नहीं करता है। राजीव ठाकर ने रिसेंट अपने कमेंट्री के अंदर में बोला था कि मेरे पास लगभग 14 से लेकर 15% कैश एलोकेशन है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब जो ये 14-15% का नंबर है, ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब हम मैसिव म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जब हम 1.5 लाख करोड़ के फंड साइज वाले फंड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो ये नंबर हजारों करोड़ों में जाता है। सोचिए 1.5 लाख करोड़ का 14% कितना होगा? लगभग हजारों करोड़ रुपए होंगे। इसीलिए अगर फ्यूचर के अंदर में किसी कंपनी का वैल्यूएशन अचानक से अट्रैक्टिव हो जाए, तो फंड मैनेजर सारा का सारा पैसा उठा के डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। जो अभी कुछ महीने पहले इन्होंने डिप्लॉय करना स्टार्ट भी किया था। पिछले साल के अंदर में ये 20% से ज्यादा कैश होल्डिंग कर रहे थे, लेकिन इस साल के अंदर में इन्होंने उस पैसे को डिप्लॉय किया है मार्केट के अंदर में। तो कैश रखना इज नॉट इक्वल टू मार्केट क्रैश का प्रेडिक्शन। कैश रखने का एक और मतलब है कि फंड मैनेजर किसी भी प्राइस पे कंपनी को बाई नहीं करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि पराग पारिक का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? क्या यहाँ पे कैश सबसे बड़ा एसेट है? बिल्कुल नहीं। क्या स्टॉक सबसे बड़ा एसेट है? बिल्कुल नहीं। क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका सबसे बड़ा एसेट है? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब एक और हो सकता है, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर कोई इंसान पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आने वाले 20 साल तक 10,000 रुपए हर महीने के एसआईपी स्टार्ट करता है, और मान के चलते हैं कि अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 12% का भी रिटर्न देता है, मैं कोई गारंटी रिटर्न लेकर नहीं चल रहा हूं, मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न मिलता है, तो आसानी से ये इंसान 1 करोड़ का कॉर्पस हिट कर लेगा। थोड़े टाइम के लिए 1 करोड़ को आप भूल जाइए। सोचिए इस इंसान ने 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया है। इसने लगभग 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है इस पूरे 20 साल के अंदर में। इसने कोई भी स्टेप अप एसआईपी नहीं किया है। मैंने यहां पे स्टेप अप एसआईपी ऐड नहीं किया है, उसने नॉर्मल एसआईपी किया है। इसने छोटे एसआईपी से 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है। अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे जर्नी के अंदर में, 20 साल के जर्नी के अंदर में किसका फायदा हुआ है? उस इन्वेस्टर का हुआ है जिसने 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है इस पूरे 20 साल के अंदर में। लेकिन यहां पे कैसा हो कि इस पूरे इंसान के जर्नी में आप भी पार्टिसिपेट कर पाए और आपको वहां से एक फ्री का इनकम भी आ पाए। मतलब कि आपको हर साल एक फ्री का इनकम आता रहे दूसरे के इन्वेस्टमेंट से। केवल आपको उस इंसान को गाइड करना है, उस इंसान को म्यूचुअल फंड के बारे में बताना है, उस इंसान को मार्केट से बाहर नहीं निकलने देना है। भारत में मैक्सिमम लोग 5 साल से पहले ही मार्केट छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं। मान के चलते हैं आपने उस इंसान को गाइड किया, उसको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने दिया, और आपको उसके बदले में 0.5% का एक कमीशन मिलता है। अब देखिए अमाउंट कितना बड़ा है, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर उसने 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा किया है, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो आपका 50,000 रुपए निकल के आता है। इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास हर साल 50,000 रुपए आता रहेगा, यानी कि महीने का लगभग 4,000 रुपए के आसपास हुआ। आपने केवल उस इंसान की एसआईपी स्टार्ट करवाई है, वो इंसान आपके थ्रू एसआईपी करना स्टार्ट किया है। केवल आपने उसको मोटिवेट किया है, आपने उसको गाइड किया है, आपने उसको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है, आपने उसको मार्केट से बाहर नहीं निकलने दिया है। आपको आसानी से हर साल 50,000 रुपए आ रहा है। अब सोचिए ऐसे ऐसे अगर आपके पास 10 लोग आ जाते हैं, 10 क्लाइंट आपके पास होते हैं जो आपके थ्रू एसआईपी स्टार्ट करते हैं, जिसको आप गाइड करते हैं, सोचिए आपके पास कितनी ज्यादा इनकम आने वाली है। हर साल आपके पास अगर 10 क्लाइंट भी है तो लगभग 5 लाख के आसपास इनकम हो जाती है। लेकिन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे ही आप किसी को गाइड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है जो कि सेबी कराती है, जिसका नाम है NISM सीरीज 5A। इस एग्जाम को देने का सिंपल मतलब होता है कि आप म्यूचुअल फंड के बारे में किसी को भी गाइड कर सकते हैं, किसी को भी आप बता सकते हैं। इस एग्जाम की तैयारी करवाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एसेट प्लस एकेडमी। एसेट प्लस एकेडमी के अंदर वीडियोज आपको फ्री की मिल जाएंगी, जहां से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के बाद इस एग्जाम को जैसे ही आप क्लियर करते हैं, आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट आपको यह बताता है कि अब आप पूरी तरीके से रेडी हैं दूसरों को गाइड करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको ARN रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, MP रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना पड़ेगा। इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी। जैसे ही आप ARN रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अब असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि क्लाइंट कहां से लेके आया जाए, कैसे मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाऊं, बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं। इसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एसेट प्लस। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जो म्यूचुअल फंड फील्ड में अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं, या जॉब या इनकम के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को जरूर
जरूर फिल करिए, पिन कमेंट के अंदर भी फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद एसेट प्लस की टीम से कॉल आएगा और वो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में गाइड करने वाले हैं। अब चलिए अगर बात करते हैं कि फंड में इतना फ्रेश मनी आ रहा है तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए क्या ये बैड न्यूज है या गुड न्यूज है। अब देखिए, किसी भी फंड के अंदर फ्रेश इनफ्लो आना एक बहुत ही अच्छी खबर होती है, क्योंकि लोग उसके ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं, इन्वेस्टर्स आज भी कॉन्फिडेंस है। और जब हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं, इतने बड़े फंड साइज वाले फंड की, और उसके अंदर अगर आज भी 1500 करोड़ से ज्यादा इनफ्लो आ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आज भी हाई है इस म्यूचुअल फंड को लेके। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे जैसे फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे फंड मैनेजर के पास नए अपॉर्चुनिटी में पैसा डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मान के चलते हैं कि आपके पास एक 5000 करोड़ का फंड है और आपको एक 500 करोड़ वाली कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको वो 500 करोड़ वाली कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है, क्योंकि आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास केवल 5000 करोड़ ही है। लेकिन जैसे ही आपके फंड का फंड साइज 1 लाख करोड़ से ऊपर जाता है, सोचिए अब 1% भी अगर एलोकेशन लेना है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको कम से कम 1000 करोड़ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और आप 500 करोड़ वाली कंपनी के अंदर 1000 करोड़ नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए फंड मैनेजर के पास जो नई अपॉर्चुनिटी होती है ना, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, ज्यादा पैसा डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, ये उन स्टॉक्स की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं जो ज्यादा लिक्विड वाले होते हैं, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट करने को कर देंगे, लेकिन जब पैसा बेचने की बारी आएगी तब सामने कोई बायर या सेलर बैठा ही नहीं होगा, उस टाइम पे दिक्कत होता है। और इसीलिए फंड मैनेजर बड़ी कंपनीज को चूज करते हैं, हाई लिक्विडिटी वाली कंपनी को चूज करते हैं। तो सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या इसके वजह से फ्यूचर रिटर्न के ऊपर कोई इंपैक्ट देखने को मिल सकता है? तो मैं यहां पे जवाब दूंगा, बिल्कुल दिख सकता है। क्योंकि जब हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जैसे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जो आज के टाइम में बहुत बड़ा हो चुका है, जिसके लिए नई अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपको रिटर्न के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इस म्यूचुअल फंड से आपको ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी है। हम क्या गलती करते हैं ना, हम म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्टेशन सेट करके बैठे होते हैं कि म्यूचुअल फंड मेरे को 15% का 20% का CAGR दे ही देगा। इस म्यूचुअल फंड से आप एक्सपेक्टेशन सेट करके मत बैठिए, बस इतना सोचिए कि कम से कम ये 12% का रिटर्न तो मेरे को दे ही देगा आने वाले 20 साल के अंदर में। ये भी कोई गारंटीड नहीं है। आपको इस म्यूचुअल फंड से कुछ और चीजें देखनी है, जैसे कि इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, पोर्टफोलियो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, कैश कितना है इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास, न्यू स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं या एग्जिस्टिंग के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वैल्यूएशन कैसा है इस म्यूचुअल फंड का, और सबसे इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर कैपिटल को कहां डिप्लॉय कर रहा है और कैसे कर रहा है। जब आप इन चीजों को भी देखना स्टार्ट कर देते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर, तो आपको इस म्यूचुअल फंड को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है। ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को क्रैश से बहुत ज्यादा बचा के रख सकता है। इसलिए अगर आप लार्ज कैप में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड हाउस को चूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये म्यूचुअल फंड है, तो आपको कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड को देखना है। एक, अगर आपके पास रिस्की म्यूचुअल फंड है, तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि अगर आने वाले टाइम के अंदर में एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, तो ये मेरे पोर्टफोलियो को बहुत हद तक बचा के रखेगा, पूरा पोर्टफोलियो एक साथ नीचे नहीं गिर जाएगा। अगर आपने स्मॉल कैप, मिड कैप या अलग से फ्लेक्सी कैप लेकर रखा हुआ है, और अगर आपने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को भी रखा है, तो इसको जरूर रखिए। इसको मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको और फ्लेक्सी कैप की तरफ देखना चाहिए। बहुत ही अच्छे फ्लेक्सी कैप है मार्केट के अंदर में, जो आपके पैसे को स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों कंपनी में अच्छा एलोकेशन इन्वेस्ट करते हैं। तो आई होप आपको यहां तक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को लेकर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर में, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसी वीडियो अगर आपको रेगुलर चाहिए किसी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड के ऊपर, या डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियोज आप मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।